फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं हम। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी चीज दे रखी है कि एक्स पर किस तरीके का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये रिपेल किया जा रहा है एक दूसरे मटेरियल वाई से, एक दूसरे ऑब्जेक्ट वाई से। इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों सेम टाइप का चार्ज रखे होंगे, वाई पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई। जो ऑब्जेक्ट जेड है, ये वाई के साथ क्या कर रहा है, वाई के साथ ये अट्रैक्शन कर रहा है, वाई के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, तो जेड पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी, विच द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड पॉजिटिव चार्ज ओनली। भाई जेड जो है पॉजिटिवली चार्ज तो है, बात सही है, नेगेटिवली चार्ज नहीं है, न्यूट्रल ये भी नहीं है, और न्यूट्रल ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर जेड आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस है। इन एन एक्सपेरिमेंट थ्री माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर्स, यानी कि तीन आपको स्फेयर दे रखे हैं, एक, दो, और ये हो गया तीसरा वाला। पहले वाले पर कितना चार्ज है, +3 ई। दूसरे वाले पर चार्ज है +5 ई। और तीसरे वाले पर चार्ज है -3 ई। अगर आप यहाँ पर देखो टोटल चार्ज निकालोगे, पता नहीं अभी हमें टोटल चार्ज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप टोटल चार्ज निकालोगे तो ये आ जाएगा +3 ई, -3 ई, +5 ई, और ये मिलाकर के आ जाएगा आपके पास 5 ई। ठीक है। अब इसके बाद में क्या बताना है, ऑल द थ्री स्फेयर्स केम इन कॉन्टेक्ट, इन तीनों को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर थिकनेस बढ़ा ली जाए। हाँ जी। इन तीनों को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है साइमल्टेनियसली, थोड़े ही समय के लिए, और उसके बाद इनको सेपरेट किया जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फेयर। मतलब इन तीनों को क्या करा गया, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाया गया, और उसके बाद एक दूसरे से दूर कर दिया गया। तो देखिए, कभी भी आपको पता है कि जितना टोटल चार्ज पहले रहा होगा, उतना ही चार्ज कहाँ रहना चाहिए, बाद में रहना चाहिए। ये कैसे बता सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ रखा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से हम ये बता सकते हैं। अब आप ये चेक कर लीजिए कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चार ऑप्शन में से कौन से वाले चार्ज का एडिशन 5 ई आ रहा है। तो देखो यहाँ पर तो 5 और 5 10 -6, 4 यानी कि 6 ई, पहले वाले से तो आ रहा है 6 ई आंसर। 6 और 6 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ से आ रहा है 5 ई। इसके बाद 5 और 3 8 1 9, 9 में से 5 गया तो 4 गया, तो ये भी 5 बच गया। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा हो सकता है, 5 ई, 7 और 5 12, 12 में से 8 गया, ये बचा 4 ई। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 4 ई आ रहा है। देखिए, दो ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 5 ई और एक आ रहा है 5 ई, मतलब दो ऑप्शन से आपको 5 ई जो है मिल रहा है, एक बी वाले ऑप्शन से और एक सी वाले ऑप्शन से। तो अब इनमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला सही है। तो आप लोगों को याद होगा बच्चों, एक आपने और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, जो हुआ करती है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहा करता है कि जो भी चार्ज रहता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का, ये जो फंडामेंटल यूनिट होती है ई, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लेकिन आप जब सी ऑप्शन में यहाँ पर देखोगे ना, तो आपके पास में 3.5 ई, 5.5 ई, इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, और बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, ये क्वेश्चन को बताने के लिए दो प्रॉपर्टीज का यूज हुआ, तो थोड़ा सा हमें जो है इस चीज को देखना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके देख लिया करते हैं, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तीन चार्जेस है हमारे पास में, एक है क्यू, -क्यू और क्यू नॉट। ये -क्यू नॉट, -क्यू तो यहाँ रखा है, क्यू नॉट यहाँ पर रखा है, और दूसरा वाला जो क्यू है वो ये रखा है। ठीक है जी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट पर आपको जो है नेट फोर्स जो है बतानी है। देखिए, नेट फोर्स तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी हेल्प से, फिर एक बार कैलकुलेट कर लेंगे इसकी हेल्प से। लेकिन आपको ये चीज देखनी होगी, दोनों का जो डिस्टेंस है, ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये बराबर बराबर है। तो यहाँ से जो फोर्स आएगी उसको मैंने मान लिया 1, यहाँ से जो फोर्स आएगी उसको मैंने मान लिया 2। तो मैं लिख सकता हूँ भाई F1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K क्यू नॉट इंटू क्यू। देखिए, -क्यू है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेकर के चलेंगे, क्यू पॉजिटिव क्यू लेकर के चलेंगे। मैंने स्मॉल क्यू की जगह पर कैपिटल क्यू लिख दिया, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना आप लोग। A² ये आ गया। इसके बाद दूसरा वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो कितना आ जाएगा, तो चार्जेस कितने कितने हैं भाई, क्यू नॉट, और ये भी कितना है, क्यू है। इसके बाद अपॉन में क्या आ गया, A²। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो इतना देखो आ चुका है, मैग्नीट्यूड तो आपने कैलकुलेट कर लिया।
इसके बाद में आपको ये और देखना पड़ेगा कि ये फोर्सेस की डायरेक्शन किधर आ रही है। तो उसके लिए मैं एक बार इनको दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये माइनस क्यू है, ये क्यू नॉट है, और उसके बाद इधर था ये प्लस क्यू। अब देखो आप लोग यहाँ पर ये वाला तो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चला जाएगा और ये वाला भी। तो यहाँ इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो क्यू नॉट पर एक तो फोर्स लग रही होगी ऊपर की डायरेक्शन में, जिसे आपने F1 वेक्टर से डिनोट कर लिया। और इस वाले क्यू की वजह से क्यू नॉट पर फोर्स लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण होगी, और उसको हमने F2 वेक्टर डिनोट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है कि एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो नेट फोर्स यहाँ पर कितनी हो जाएगी? नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा F1 वेक्टर, मतलब वेक्टर नहीं आएगा, F1 मैग्नीट्यूड प्लस F2 मैग्नीट्यूड, और दोनों का स्क्वायर और करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ दोनों को, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर, और ये रूट में आएगा। इसका मतलब है आंसर आएगा अपने पास में x√2। x√2 का मतलब है x की वैल्यू तो ये हो ही गई, क्यू नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में अपॉन में यहाँ पर √2 और आ जाएगा। ये अपॉन में नहीं आएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके का आंसर आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में। जीरो तो नहीं होगा। के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर रूट, और ये वाला बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट आंसर हमारा मिल रहा है, सी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है 2021-22 में पूछा जा चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा हमें यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए। अजर्शन रीजन क्वेश्चन आया है यहाँ पर। अजर्शन रीजन क्वेश्चन में आपको दे रखा है, पहले अजर्शन पढ़ लेते हैं। नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये आपका गलत स्टेटमेंट है। गलत क्यों है? अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और उसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, आदर्शन ट्रू ये भी नहीं हो पाएगा, एक ही ऑप्शन रह गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको रीजन यहाँ पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। ऑन अ नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ये फोर्थ क्वेश्चन था अजर्शन रीजन की फॉर्म। कुछ मल्टीपल चॉइस भी होंगे क्वेश्चन, और कुछ जो है विदाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करते हैं यहाँ पर। ये अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में और क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे इस चैप्टर के, और फिर इसी तरीके से मतलब चैप्टर 2, 3, 4, 5 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो जो है हम यहाँ पर डिस्कस करा करेंगे। एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी बॉडी पर जो है किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है 1 कूलम का, और ये कह रहे हैं कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। नेट चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स, तो आपको ये बताना है कि उस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना बचेगा। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इस बॉडी पर +1 कूलम जो है चार्ज पहले से प्रेजेंट है। आपने कहीं से ला करके इस पर 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और रख दिए। तो बताना है आपको नेट चार्ज कितना बचेगा। तो इसकी वजह से जो चार्ज आया बॉडी पर उसको हमने Q1 मान लिया। ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज आया उसको हमने Q2 मान लिया। तो टोटल चार्ज करने के लिए हमें Q1 + Q2 करना पड़ेगा। Q1 + Q2 करना पड़ेगा, तो Q1 तो आपको दे ही रखा है 1 कूलम, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो आपको मैं बता दूं, 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मिलकर के 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बना रहे हैं, ठीक है, पहले मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल लेता हूँ, उसके बाद में माइनस साइन लगा लूंगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज बनाएगा? 1/6.25 10⁻18, और इसका मतलब है 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज बनाएंगे? 5 × 10⁻18 अपॉन 6.25 10⁻18। पावर्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास में इतना आंसर बच जाएगा 5/6.25, तो बन जाएगा 500/625। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज चल रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं। तो 4/5 यानी कि 0.8, नेगेटिव में 0.8 जो है आंसर आ रहा है। नेगेटिव में 0.8 आंसर आ रहा है, तो ये आपने लिख लिया -0.8। इसके कई तरीके हो सकते हैं, ये भी एक तरीका है। एक आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि इसको Q = NE
ये करके भी आप आंसर इसका फाइंड कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर एन आपको लिखना होगा 5 × 10⁻18। और इलेक्ट्रॉन का जो फंडामेंटल मतलब चार्ज पर कितना यूनिट, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हो गया 1.6 × 10⁻−19। इस तरीके से वैल्यू रख के यहाँ से भी आप चार्ज फाइंड कर सकते थे। एक Q2 का आंसर आता है आपके पास, हमने दूसरे तरीके से फाइंड कर लिया। तो 1 - 0.8 कितना बच जाएगा, ये 0.2 बच जाएगा। तो 0.2 यहाँ पर पॉजिटिव का एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो 2021-22 में जो है थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन आए थे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, जिसमें एक से ज्यादा टॉपिक यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के दोनों स्मॉल क्यू हैं, आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर, दोनों को 2 मीटर दूर रखा जाता है। एक थर्ड पॉइंट चार्ज आप लेकर के आ रहे हो जो है कैपिटल क्यू, मैग्नीट्यूड पता नहीं, साइन पता नहीं, उसको दोनों को मिलाने वाली लाइन पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर हम इसकी फिगर बना लेते हैं। एक क्यू इधर रखा है, एक क्यू इधर रखा है, और इनको मिलाने वाली लाइन पर हमने कैपिटल क्यू रख दिया है। ये वाले चार्ज तो पॉजिटिव है, और कैपिटल क्यू चार्ज जो है उसका हमें साइन का अंदाजा नहीं है अभी, ये पता करेंगे उसको। सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, अब ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक दूसरे पर जो फोर्स लग रही है उन सारी फोर्सेस का सम जीरो है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ क्यू, यहाँ पर ये मेरे ख्याल से कैपिटल क्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका चार्ज तो हम समझ सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा ये, लेकिन कैपिटल क्यू का यहाँ पर मैग्नीट्यूड और साइन नहीं पता था हमें, तो वही बताना होगा। तो शायद ये यहाँ पर कैपिटल क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल क्यू पता कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों चार्जेस जब तक हैं, मतलब देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए अगर हम नेगेटिव चार्जेस को मान लेते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की वजह से ये वाला चार्ज किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसको आपने नेगेटिव मान रखा है, तो इधर भी क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। इधर भी अट्रैक्शन होने लगेगा, तो ये चार्ज पर इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगने लगेगी। ठीक है, अब फोर्स जो लगेगी वो इक्वल लगेगी, क्योंकि इधर की तरफ भी मैग्नीट्यूड बराबर होगा चार्जेस का, और इधर की तरफ भी मैग्नीट्यूड बराबर होगा चार्जेस का। तो इस हिसाब से ये जो क्यू वाला चार्ज था आपका, ये कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, देखिए मैं पॉजिटिव लेकर के भी बताता हूँ, अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ना इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर ये आ रहा है भाई सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीजें आ रही है निकल करके, क्योंकि दोनों ही केसेस में डायरेक्शन जो है फोर्स की क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। ठीक है, तो ये चीज हम मान करके चल रहे हैं। के बाद में पोजीशन और बतानी थी, तो इसकी पोजीशन अगर मान ली जाए, मान लीजिए, अब देखो पोजीशन कहाँ होगी, चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों पार्ट में, और फोर्स भी दोनों तरफ बराबर लगनी चाहिए, तो उसके लिए जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। अब देखिए ये कितना था, 2 था डिस्टेंस टोटल, इधर वाला डिस्टेंस भी बना जाएगा और इधर वाला डिस्टेंस भी बना जाएगा। तो नेचर तो हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव, सॉरी एक मिनट, ये नेगेटिव कब होगा, जब स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, और ये क्यू जो है पॉजिटिव कब होगा, जब स्मॉल क्यू नेगेटिव है। दोनों तरीके से दोनों के सिंबल लेकर के मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए मिड में, मिड में होगा, यानी कि लेफ्ट वाले क्यू से भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर, और राइट वाले क्यू से भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइप ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल्स है, ए और बी, दोनों पर चार्ज दे रखा है। ए वाली जो बॉल है ये रही, इस पर चार्ज है -Q। दूसरी बॉल ये रही, इस पर चार्ज है +3Q। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाया गया, ये वाली बॉल ए, ये वाली बॉल बी, एंड देन सेपरेटेड, इसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया दोबारा। ए इधर आ गई अलग और बी इधर आ गई। अभी ज्वाइन करने से क्या हुआ होगा, टोटल चार्ज आपके पास आ गया होगा, टोटल चार्ज आपके पास आ गया होगा -Q +3Q, इसको Q डैश मान लो। तो यहाँ पर ये टोटल चार्ज आ गया होगा 2Q। अब जब आपने इनको अलग अलग करा होगा, क्योंकि बॉडीज क्या है, आइडेंटिकल, बॉडीज क्या है, आइडेंटिकल है,
तो चार्ज इन दोनों पर बराबर बराबर डिवाइड हो गया होगा, प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो फाइंड द नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। अब क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में होगा रिपल्शन। अब रिपल्शन होगा तो यही आपको बताना था कि फोर्स जो है वो किस टाइप की लगेगी, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस आ रहे हैं दोनों पर, इस पर रिपल्सिव जो है फोर्स यहाँ लग जाएगी। फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 100 आई नॉट आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये कब दे रखी है आपको? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है -100 आई कैप न्यूटन पर कूलम जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कुछ सिचुएशन है। देखो मैं बना करके दिखा दूँ थोड़ा सा। अगर ये ओरिजिन है तो इस डायरेक्शन में, मतलब जब नेगेटिव वैल्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -100 आई कैप। और इस डायरेक्शन इधर की तरफ, मतलब राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों यहाँ पर पता चल रहा है कि ये +100 आई कैप है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर तो है इस तरीके से, और राइट साइड में है कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 है, लेंथ है 20, लाइज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। तो सेंटर पर यहाँ पर ओरिजिन है और एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये रहा सिलेंडर। अब आपको क्या करना है? वन फेस तो इसका x बराबर 10 पर है। हाँ वो तो बात ठीक है, एक 10 पर और एक -10 पर आना है, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पर? टोटल लेंथ है 20। तो ये वाला आ जाएगा -10 पर और ये वाला फेस आ जाएगा +10 पर। कैलकुलेट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें फ्लक्स निकालना होता है, बहुत बार आते हैं। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर होगा इधर। इस क्रॉस सेक्शन को हम मान लेते हैं 2, इस क्रॉस सेक्शन को हम मान लेते हैं 1। तो इधर का क्रॉस सेक्शन जो होगा इस तरीके से होगा। ये हो गया A1 वेक्टर और ये हो गया A2 वेक्टर। अब जो फ्लक्स आ रहा होगा वो एक तो आ रहा होगा लेफ्ट साइड से, ये वाला फ्लक्स इस साइड से जो आ रहा है इस वाले क्रॉस सेक्शन से होकर के, और एक फ्लक्स आ रहा है राइट साइड से जिसको मैंने φ2 मान लिया। φ1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E1 डॉट A1। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर आई जे के की फॉर्म दे रखी है, मतलब आपको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दे रखा है। E2 डॉट A2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो E1 भी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में A1 है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? A1 और इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा A2 क्योंकि दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन। ओके, अब इसके बाद अगर एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते। E1 कितना आ गया? E1 यानी कि मैग्नीट्यूड किसका? ये वाला जो ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2। E1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 100। और एरिया कितना हो जाएगा भाई? रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस बच्चों 5 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा? 5 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25π⁻⁴ इतना एरिया आ जाएगा। तो 25π⁻⁴ और इतना ही आएगा दूसरा वाला एरिया, क्योंकि भाई डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, है ना? तो इसलिए जो है इतना एरिया दूसरी तरफ आएगा। अब क्योंकि सेम चीजें हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2 × 100 × 25π × 10⁻⁻⁴ 25 दूनी 50, यानी कि 5000 पाई, और पावर आ गई यहाँ पर -4। ओके, अब इसके बाद में आप इसे लिख सकते हो 0.5 पाई। 0.5 पाई को आप सॉल्व कर लेना और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। फ्लक्स का आंसर आएगा यहाँ पर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो भाई ये इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंपार्टमेंट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई खास डिफिकल्ट नहीं था। बट इस तरीके के क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है। देखिए डेफिनेशन जो होती है, हम पूरे फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डेफिनेशन फॉर्मूले की हेल्प से लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? फॉर्मूले में आपको दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन्हीं दो चीजों के टर्म्स में, इन्हीं दो चीजों को यूज करके आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इस तरीके से बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर।
दैट्स इट, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको दूसरी चीज यहाँ पे पूछ रखी है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट भी आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगी। अगेन भाई फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। इसके बाद सेकंड पार्ट में आप लोगों से पूछा है, यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड। एक स्क्वायर है, उसकी साइड दे रखी है आपको। साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर एक आपने स्क्वायर को पकड़ रखा होगा। देखिए इस तरीके से कुछ, एक मिनट दोबारा बनाना पड़ेगा। पहले बनाते हैं एक स्क्वायर, उसके बाद बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये कुछ स्क्वायर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना हो गया है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रही है सरफेस के साथ, और एरिया वेक्टर जो होगा वो भी सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल ही बनाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना होगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आई कैप। ये कैसे आ गया भाई, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया। आई कैप क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप की डायरेक्शन में है, तो एरिया कैप भी आई कैप की डायरेक्शन में है, इसलिए आई कैप एरिया वेक्टर। अब आपको बताना है कि फ्लक्स कितना है। देखो फ्लक्स कितना आएगा भाई, ई डॉट ए। ई डॉट ए जब आप करोगे 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट 100 × 10⁻⁻⁴ आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 300 और पावर बचेगी -1, यानी कि फ्लक्स आ जाएगा 30। ये आंसर आ जाएगा, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था 2015, ऑल इंडिया एग्जाम में आया था। ठीक है जी, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी 2 पार्ट में क्वेश्चन था, थ्योरी भी थी न्यूमेरिकल भी था। आप देख रहे हैं इसी तरीके के क्वेश्चन बस आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इजी क्वेश्चन ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब यहाँ पर। 20 क्वेश्चन यहाँ पर इस पार्ट में है। तो 2 पॉइंट चार्जेस +1 एंड +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे। एक चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, दूसरा वाला चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। इनके बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। तो इससे मान लिया हमने कि इस वाले पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट को ए मान लिया, ये वाले पॉइंट को बी मान लिया। इस ओ पॉइंट पर यहाँ से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर ये एक्स है तो ऊपर वाला, मतलब ऊपर नहीं, दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 30 माइनस डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस किस की वजह से, एक तो होगी ए वाले चार्ज की वजह से, एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाले चार्ज की वजह से। इन दोनों का सम 0 आना चाहिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए देखना क्या पड़ेगा, सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। ई ओ ए बराबर कितना आ जाएगा, -EOB वेक्टर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मॉड ले सकते हो दोनों तरफ। जब आप मॉड लोगे तो ई ओ ए माइनस साइन हट जाएगा, ई ओ बी वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में आप आ गए। यानी कि आपको यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता कर लो, इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता कर लो, दोनों को बराबर रखो, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू ए आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में डिस्टेंस आ जाएगी ओ ए स्क्वायर। इधर आ जाएगा के क्यू बी और डिस्टेंस आ जाएगी ओ बी स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया, तो क्यू ए आपको दे रखा है 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6। ओ ए आपको दे रखा है भाई कितना, एक्स दे रखा है, सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चार्ज है आपके पास में 4 माइक्रो मतलब -6, और डिस्टेंस है दूसरी वाली 30 - x। यहाँ पर अपॉन में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब पावर तो कैंसिल हो जाएंगी, कितना बच जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू, ये बच जाएगा 4/30 - x होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट करते हैं, 1/x, ये प्लस माइनस में आएगा आंसर, इधर आ जाएगा 2/30 - x।
अब इसके बाद आपको ना दो पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दो पार्ट में से सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको प्लस वाला आंसर लेकर, यानी कि +1/x इक्वल टू 2/30 - x। जब इसको लेंगे आप 30 - x बराबर 2x, 30 = 3x, x बराबर 10। x सेंटीमीटर में था, ये वाला डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में आएगा। नेगेटिव आंसर को जब लेकर के चलेंगे, -1/x बराबर 2/30 - x। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, -30 + x बराबर 2x, -30 बराबर x, यानी कि x बराबर -30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 10 सेंटीमीटर, एक आ रहा है -30। तो 10 तो कहाँ आएगा, देखो ये दो चार्जेस है, ए बी, ये हो गया पॉइंट ओ। आप यहाँ से डिस्टेंस को काउंट कर रहे थे ना, इसको आपने रेफरेंस मान रखा था, तो ये वाला डिस्टेंस होगा पॉजिटिव और ये वाला डिस्टेंस होगा नेगेटिव। तो जो 30 सेंटीमीटर आ रहा है वो ए से लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर चलने पर आएगा, और ए से अगर राइट साइड में आप 10 सेंटीमीटर चलोगे तब आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो ये दो पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, इन दो पॉइंट पर जो है जीरो होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से जो है हम फाइंड कर सकते हैं आंसर। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा आप लोगों को कि ये जो -30 सेंटीमीटर पर आया ना, यानी कि, एक मिनट रुक जाओ, रफ करता हूँ। सपोज करो इधर ए के लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वो पॉइंट है पी, है ना। इस पी पॉइंट पर जो 30 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। तो क्या ये पॉइंट ऐसा पॉसिबल है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? तो ऐसा ये पॉइंट पॉसिबल होगा नहीं, तो ये वाला 30 सेंटीमीटर हो नहीं पाएगा आंसर यहाँ पर। इसलिए करेक्ट आंसर ए ही बचेगा, जो होगा 10 सेंटीमीटर। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? उसके लिए आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ना डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, अगर आप बी पॉइंट पर ए पर रखे चार्ज की, ए पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ए पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। जो बी पर चार्ज था वो भी पॉजिटिव था, इसकी वजह से भी जो फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ई बी वेक्टर। ठीक, दोनों डायरेक्शन क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। सेम डायरेक्शन जब होती है तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। और एडिशन हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि जीरो आंसर आ जाए। अब वो पॉइंट पर आप चेक करो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, ए वाला जो पॉजिटिव चार्ज था, और बी वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से फील्ड आएगी अपोजिट साइड में, ई बी वेक्टर। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पर देखने को मिल रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पर पॉसिबिलिटी है कि आंसर जीरो आ सकता है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें ना देख करके चलना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको, आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते भाई, इसे ऐसे ही नहीं कह सकते। ये वाला जो आंसर आपका आया था -30, उसको आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि -30 है तो ये आंसर नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव आंसर लेंगे। आपको थोड़ा सा ये चेक और करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्शंस को चेक करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। कोरोना जब आया था तो तब ये क्वेश्चन भी आया था, अकेला नहीं आया था कोरोना में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? E इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। Find the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane। मतलब जो स्क्वायर का प्लेन है वो कहाँ, कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? YZ प्लेन में लाई कर। अगर मान लीजिए जो प्लेन है वो YZ प्लेन है, ठीक है जी, जो स्क्वायर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? YZ प्लेन पे। तो ये स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर आएगा, आप लोग याद रखना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर बच जाता है, मतलब जो एक्सिस बच जाता है उसी एक्सिस के अलोंग एरिया वेक्टर रहा करता है, ऐसे करके याद रखना। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्क्वायर का प्लेन है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ। जब, देखो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर आई कैप है ना, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो एक्स एक्सिस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है प्लेन। अब यहाँ पर देखो एक बात समझना, जब प्लेन कोई एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इसका मतलब ये है एरिया वेक्टर जो होगा प्लेन का वो एंगल बनाएगा 90 में से माइनस करके जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। समझ में आया? आपको यहाँ पर देखो फ्लक्स फाइंड करना है ना, तो फ्लक्स का आंसर क्या होगा?
फ्लक्स का आंसर होगा ई डॉट ए। ई डॉट ए कितना होगा, ई ए कॉस थीटा। आप जब यहाँ पर ये थीटा पुट करोगे तो थीटा 30 डिग्री मत पुट करना, क्योंकि ये प्लेन के साथ बना रहा है एंगल। एरिया वेक्टर के साथ चाहिए आपको एंगल, तो एरिया वेक्टर के साथ में एंगल कितना बन रहा है, 90 में से 30 माइनस करके आएगा जो होगा 60 डिग्री। तो ई यानी कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपको यहाँ दे रखा है 5 × 10⁻³ यानी कि 5000। एरिया कितना आ जाएगा भाई, साइड स्क्वायर की थी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदला मीटर स्क्वायर में। और भाई कॉस थीटा, थीटा है 60, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब आप इसको कैंसिल कर सकते हो 25 टाइम्स, 2500 टाइम्स। यहाँ पर आ जाएगा 25 × 00 × पावर -4। ये आंसर रह जाएगा आपके पास में 25 यूनिट का ध्यान रखा करते हैं, यूनिट का ध्यान रखा करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर का कूलम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन ये आप लोगों के एग्जाम्स में आ चुके हैं, या तो 2020 में आए हैं क्वेश्चन, या फिर 2021 में आए हैं, या 22 में आए हैं, या फिर 23 में आए हुए क्वेश्चन होंगे। मतलब हम लास्ट 4 to 5 ईयर्स वाले ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि वो एग्जाम में दोबारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 1 मिनट इसको अपना कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, तो अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं उनको इस तरीके से ना बना करके, है ना, इस तरीके से ना बना करके एक लाइन की हेल्प से बनाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। जैसे एक हो गया ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक हो गया सी डी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री का, पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट कर रही है वो एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है, एज शोन इन फिगर। फिगर तो यहाँ पर नहीं दे रखी है, फिगर हम खुद से ही ड्रॉ कर लेंगे। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंज। देखिए जब दो आपको डाइपोल दे रखे हैं, एक डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल इस तरीके से, ये वाला हो गया ए बी। अब देखो यहाँ पर अगर आप ऐसे बनाओगे, फिगर तो है नहीं तो अपने आप को ही बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बनाओगे तो यहाँ पर ए और सी पॉइंट क्लैश कर रहे हैं, इस तरीके से ना होकर के ऐसे रखे हो, है ना। इस प्रकार से जो डाइपोल है रखे हुए होंगे। एक हो गया ए बी, एक हो गया सी डी। ए पर हम प्लस, बी पर माइनस, डी पर प्लस और डी पर माइनस, ऐसे करके जो है चार्जेस मान लेते हैं। डाइपोल में आपको पता है दोनों टाइप के चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में देखो, ये वाला डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सी डी वाले की डी से सी की तरफ हो जाएगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट सी डी वेक्टर इसकी डायरेक्शन हो गई। ए बी वाले की डायरेक्शन क्या होगी, बी से सी, बी से ए की तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है ना। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो ये जो दो डायरेक्शन आ रही हैं आप इन पर फोकस करो जरा। एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई। ये वाली डायरेक्शन आ गई पी सी डी वेक्टर, और ये वाली डायरेक्शन आ गई पी ए बी वेक्टर। एंगल दोनों के बीच में कितना है, 120 डिग्री का एंगल। ये दे रखा था ना कि 120 डिग्री का एंगल दे रखा था। तो चलिए इतना करने के बाद में आपने ये पता कर लिया, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। अब देखो दो आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है, उनके बीच में कुछ एंगल दे रखा है, तो आप ये समझ लो कि नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के क्या रास्ते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के दो रास्ते हैं यहाँ। या तो आप लगाइए ये वाला फॉर्मूला, पी ए बी स्क्वायर पी सी डी स्क्वायर +2 पी ए बी पी सी डी और कॉस इनके बीच का एंगल। या तो आप ये भारी भरकम सा फॉर्मूला लगाइए, या फिर आप यहाँ एक काम कर सकते हैं। काम क्या करना है मैं बताता हूँ। आप इसका एक कंपोनेंट लो इधर तरफ, पहले तो दो लाइन खींच लेंगे, एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन वर्टिकल। एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये वाला कंपोनेंट आएगा पी ए बी साइन थीटा, क्योंकि इधर एंगल नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा एंगल वगैरह मैं हटा दूं। इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा पी ए बी कॉस 60। 60 क्यों आएगा भाई, टोटल एंगल 120 है, तो आधा का कितना आएगा, 60 आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले वेक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा पी सी डी कॉस 60, और ये कंपोनेंट आएगा सी डी वाले का पी सी डी साइन 60। ये थीटा भी 60 होगा। ठीक है,
अब आप यहाँ पर चेक करो, आपको जो डाइपोल दे रखे थे वो आइडेंटिकल दे रखे थे। आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं, इसका मतलब ये है कि पी ए बी क्या होगा, पी सी डी के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो पी ए बी साइन 60 बराबर है पी सी डी साइन 60 के। अगर दो वेक्टर्स आपके यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हैं तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गया मैं, नेट डाइपोल मोमेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पी ए बी कॉस 60 प्लस पी सी डी कॉस 60 की वजह से। पी ए बी दोनों इक्वल है, तो मैंने दोनों को पी ए बी लिख लिया, कॉस 60 पी ए बी कॉस 60, ये हो जाएंगे 2 पी ए बी कॉस 60। इसको आप लोग फाइंड कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज तो कुछ दे नहीं रखी, तो आंसर क्या आएगा, ऐसे ही कर लेते हैं, कॉस 60 1/2 होगा, तो ये कितना बच जाएगा, पी ए बी के बराबर बच जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट के बराबर आ रहा है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट के बराबर ये आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने पी ए बी के टर्म्स में निकाल लिया, अगर पी ए बी है तो इसका आंसर पी सी डी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर, बराबर है ना, समझ के चल रहे हो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, डाइपोल मूवमेंट पर बेस्ड है। दूसरे पार्ट में देखिए आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन, तो नेट टॉर्क और निकाल दो। इसको थोड़ा सा यहाँ क्लियर करते हैं, जगह बना लेते हैं। आप लोगों से नेट टॉर्क भी पूछा जा रहा है। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। अब ये थीटा डैश लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं थीटा यहाँ पर यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो पी कितना है भाई, पी मतलब कोई से भी एक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट, सपोज करो पी ए बी लिख लिया हमने यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है वो भी नहीं दे रखा, तो उसको भी आप ई ही मान करके चल लो। और साइन थीटा डैश कितना हो जाएगा, पी और ई के बीच में बनने वाला एंगल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो थी एक्स एक्सिस के अलावा, और जो पी ए बी, देखिए नेट डाइपोल मूवमेंट किधर आ रहा है, नेट डाइपोल मूवमेंट आ रहा है इस तरफ। ये जो देखो ध्यान से सुनना, अगर ये रिजल्टेंट टॉर्क है तो ये रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है। रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट अभी आपने निकाला था, पी ए बी के बराबर आया था, या पी सी डी भी लिख सकते थे, इसलिए हमने यहाँ लिखा पी ए बी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या नेट होगी, वो तो सिंगल ही दे रखी है क्वांटिटी, तो ई का ई ही लिख लिया आपने। थीटा डैश जो होगा नेट डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। नेट डाइपोल मूवमेंट है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया यहाँ पर, 180 हो गया, तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। साइन 180 कितना होता है, जीरो होता है, तो साइन 180 जीरो होता है, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि नेट टॉर्क आएगा जीरो। इस तरीके से आपने दोनों आंसर जो है फाइंड कर लो। क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को जरूर मिली। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, पढ़ के आपको आंसर देना है। 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ आपको यहाँ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। डाइपोल मोमेंट 30 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। इफ डाइपोल मोमेंट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क लग रहा है डाइपोल मोमेंट डाइपोल पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज आपको बताना है। तो चलिए टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, तो टॉर्क का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, पी ई साइन थीटा, अभी अभी हमने यूज भी करा है। पी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा क्यू इंटू टू ए डाइपोल लेंथ, और ई साइन थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है। टॉर्क आपको कितना दे रखा है, 8 × 10⁻³ चार्ज हमें पता नहीं, डाइपोल लेंथ दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, सेंटी को हमने -2 कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 × 10⁵ और साइन 30 हो जाएगा 1/2। इसके बाद में देखिए ये वाला 2 इससे कैंसिल, इस 2 से 4 बार चला गया ये, फिर पावर कितनी कितनी बची है, 4⁻³ क्यू इंटू पावर 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, यहाँ बचा 3, अगर यहाँ 3 बच गया तो क्यू बराबर आया 4 × 10⁻⁻6। -6 कैसे आया, जब ये इधर ट्रांसपोज होगा ना और आप रिजल्ट फाइंड करेंगे, तो -6 आंसर ही यहाँ पर बचोगे। 4 माइक्रो कूलम जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है, यानी कि ए पार्ट जो है ना अपना ये सही आंसर
सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। एक कोई क्लोज क्लोज नहीं क्लोज सरफेस है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कि किस पर डिपेंड करता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, गॉस थ्योरम के अंदर आप पढ़ते हो कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो अ, जो क्लोज सरफेस है के अंदर जो चार्ज है वो एनक्लोज होना चाहिए, तभी आप गॉस थ्योरम को लगा सकते हो। तो गॉसियन सरफेस यानी कि गॉस लॉ का यूज करते हुए आपको यहाँ करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो गॉस लॉ हमें बताया करता था कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। उस हिसाब से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली, देखो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अगर लिखा होता तो ठीक था, लेकिन ये ओनली आ गया तो यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि परमिटिविटी के साथ चार्ज भी यहाँ पर आता है। नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, फिर ओनली आ गया, तो ये वाला आंसर भी नहीं हो पाएगा, दो तो नहीं है। नेट चार्ज एनक्लोज्ड, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। देखिए, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस कितना भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करते। नेट चार्ज एनक्लोज्ड, परमिटिविटी ऑफ द मीडिया, इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पर ए वाला जो पार्ट है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दे रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नेट फोर्स यूनिफॉर्म फील्ड के केस में जीरो लगती है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता। टॉर्क जो है नॉन जीरो होता है। लेकिन आप जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो इस केस में नेट फोर्स जो लगती है डाइपोल पर वो भी जीरो नहीं होती, और जो टॉर्क लगता है वो भी जीरो नहीं होता। तो फोर्स बट नॉट टॉर्क, फोर्स लगेगा टॉर्क नहीं लगेगा, गलत, दोनों चीजें लगेंगी। टॉर्क बट नॉट फोर्स, दोनों चीजें लगेंगी। ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, हाँ सही है। ना फोर्स ना टॉर्क, गलत। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था सी ऑप्शन। इसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आया क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में पूछा जा चुका है। ये तो वही वाला क्वेश्चन है यार जो अभी हमने पढ़ा था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। क्लोज सरफेस, देखो क्लोज सरफेस फिर से इन्होंने कहा है, तो यानी कि फिर से आपको गॉस लॉ का ध्यान रखते हुए ही सारे आंसर यहाँ पर देने हैं। तो ये रिपीट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि नेट चार्ज जो एनक्लोज है कितना है? जीरो है। तो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ये नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। नहीं मतलब पॉसिबल तो है, नेट चार्ज नहीं होगा वहां पर, ये तो पॉसिबल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सर्कल्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड सरफेस, ना ऐसा भी कुछ नहीं है। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, चार्ज तो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज जो होगा वो नहीं होगा। तो नेट चार्ज के बारे में इन्होंने क्या रखा है? नो नेट चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो आया। तो यहाँ पर आप पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करके चलो, ठीक है। चार्ज इज प्रेजेंट, अब ये अजीब सा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, है ना। दो ऑप्शन ये ऐसे दे रखे हैं कि दोनों को यहाँ पर सही रखा जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को यहाँ पर सही मान करके चले। ये थोड़ा सा जो है ना डाउटफुल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको दोनों ऑप्शंस पर यहाँ जो है मार्क दिए जाते हैं। हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन रेडियस इज इंक्रीज्ड? देखिए, गॉसियन सरफेस क्या रखा है, मतलब यहाँ पर भी आपको गॉस थ्योरम का यूज करते हुए बताना है, ठीक है। गॉस थ्योरम की वजह से आप जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। अब बात देखिए आप, रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो एरिया इंक्रीज हो रहा होगा गॉसियन सरफेस का। एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला होता है ये। इसमें एरिया जो है कहीं पर आ ही नहीं रहा, तो आप एरिया को चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, डिपेंड ही नहीं करेगा, फ्लक्स क्या होगा? सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो सेम रहेगा। ये दिल्ली 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में 2015 का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखिए, अगर आप एक क्यूब बना लेते हैं, ओके,
इस तरीके से हमने एक क्यूब बना दिया। इस क्यूब में आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और कुछ डिस्टेंस है दोनों में। तो यहाँ पर आपसे कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताइए। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यहाँ पर जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि नेट चार्ज जो होगा वो कितना आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज यहाँ पर बन गया जीरो। फ्लक्स कितना होगा, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, जीरो। यहाँ पर आंसर आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18। जब नेट चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब आएगा जब नेट चार्ज कुछ ना कुछ आपको रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2q। एक पॉइंट चार्ज है भाई 2q, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर है। ये रहा आपके पास प्लस 2q चार्ज, आर डिस्टेंस की दूरी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद टोटल चार्ज क्यू। एक आपके पास शेल है, इसका रेडियस आपको दे रखा है कैपिटल आर, इस पर टोटल चार्ज है स्मॉल क्यू, और आर बाई टू डिस्टेंस, आर बाई टू डिस्टेंस पर, आर बाई टू डिस्टेंस पर आपको, आर बाई टू डिस्टेंस ये है, आर बाई टू डिस्टेंस पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ याद होना चाहिए, जब आप शेल के बारे में पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे कि चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एट सेंटर। यानी कि अगर चार्ज स्फीयर पर दे रखा है आपको क्यू, तो आप ये मान सकते हो कि ये चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। यानी कि आपके पास दो सिनेरियो आ गए, चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है कितनी। अब देखो चार्ज और डिस्टेंस दोनों यहाँ पर अलग अलग है। आपको पता है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, चलो यहाँ लिख लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर इनवर्स स्क्वायर लॉ तरीके से। दूसरे केस में क्या होगा, ई डैश बराबर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर फॉर्म में, आर स्क्वायर अपॉन 4। तो आप प्रॉपर्ली लिखोगे 4q अपॉन आर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ई अपॉन ई डैश बराबर, देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ई के सामने बचा 2, ई डैश के सामने बचा 4, ई डैश अपॉन ई आ गया 4/2। तो भाई ई डैश आ जाएगा 2e सी वाला ऑप्शन आ गया। 2021-22 का ये क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका रेडियस जो है हॉलो है, तो यहाँ पर ये कह रखा है इन्होंने कि यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर दो रेडियस, यहाँ पर दो रेडियस है, एक तो हो गई ये रेडियस आर इंटरनल, आउटर रेडियस कितनी है 2r, ये हो गया 2r। रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर पर तो हो गई सिग्मा आई, आउटर पर हो गई सिग्मा नॉट। ये रेशियो आपको बता कितना होगा। ये पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। पॉइंट चार्ज का यहाँ टाइप नहीं दे रखा। अब क्योंकि टाइप नहीं दे रखा तो हम यहाँ पर प्लस क्यू मान करके चलेंगे, वो तो देख ही नहीं रहा यार। हम यहाँ पर प्लस क्यू मान करके चल लेंगे कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा। जब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया होगा और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पॉजिटिव इसलिए आ गया होगा क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया, बाहर की तरफ फेंक दिया। तो सिग्मा आई, ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इस हिसाब से
सिग्मा आई हो जाएगा, सिग्मा आई इनर वाला, इनर पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। रेडियस आर थी इसलिए यहाँ पर भी आर है। सिग्मा नॉट कितना आएगा, क्यू अपॉन फोर पाई, रेडियस है टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर आपके पास क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन फोर। ठीक है, ऐसा करना है। सिग्मा नॉट, सिग्मा आई अपॉन सिग्मा नॉट, ये आंसर आपके पास बचेगा। देखिए, रहा एक आंसर, ये रहा दूसरा आंसर। क्यू से क्यू कैंसिल, फोर पाई आर स्क्वायर ये भी कैंसिल, यहाँ बचा माइनस वन, और यहाँ बचा 4। अगर आप माइनस साइन को कंसीडर करके चल रहे हो तो आंसर माइनस वन अपॉन फोर आ गया। अगर आप इस माइनस को इग्नोर करके चल रहे हो, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो आंसर आ जाएगा वन अपॉन फोर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर हमने जो है इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करे थे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी भी डिस्कस करने से रह गए हैं। चैप्टर नंबर 1 के ही क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की भी वीडियो अगले पार्ट में आए। तो जो अगला पार्ट होगा उसमें भी हम लगभग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो ये भी 20 क्वेश्चंस थे, प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस थे। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो करके देखना इन क्वेश्चंस को। जो समझ में नहीं आए तो उसको वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर के आइए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।